नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हिमाचल प्रदेश में सियासी रस्साकशी जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद को योद्धा बताते हुए 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का दावा ठोक दिया। इसके बाद खबर आई कि विक्रमादित्य सिंह ने देर शाम अपना इस्तीफा जो है वो वापस लेने का फैसला कर लिया। हालांकि इसमें भी कई सारे पेच है, इस पर बात करेंगे। और फिर सबसे बड़ी खबर आई कि हिमाचल प्रदेश के स्पीकर ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया गया है क्योंकि विधायकों ने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा, लेकिन पार्टी के विहिप का उल्लंघन किया। अब इन 6 को सस्पेंड करके भले ही कांग्रेस ने राहत की सांस ले ली हो और बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया हो, लेकिन क्या सच में खतरा टल गया है? और क्या सच में सुक्खू सरकार पर जो संकट के बादल बादल मंडरा रहे थे वो अब खत्म हो चुके हैं? और साथ ही साथ जो देश की राजनीति में तमाम चीजें चल रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ अभय कुमार सर मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। सर, आपने देखा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने पूरी कोशिश की ऑपरेशन लोटस करने की, लेकिन वहां पर फेल होता हुआ नजर आया और जो विधायक है उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो क्या लगता है अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं या फिर छट गए हैं? देखिए, ऑपरेशन लोटस अगर हम इसे ऑपरेशन लोटस कहें तो उसके 3 हिस्से थे। उसका पहला हिस्सा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का उम्मीदवार न जीत पाए राज्यसभा के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो अपना उम्मीदवार खड़ा करे, उसके पास नंबर ना होते हुए भी, वोट ना होते हुए भी उनका उम्मीदवार जीते। एक हिस्सा तो ये था। दूसरा हिस्सा ये था कि सरकार अस्थिर की जाए भाजपा की राज्यसभा चुनाव के परिणामों की रोशनी में और उसके बाद में अगर हो सके तिकड़म बन जाए तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पास करवा कर कांग्रेस सरकार गिरा दी जाए। फिर भारतीय जनता पार्टी या तो सरकार बना ले, एक गठजोड़ किस्म का बनाकर कांग्रेस के टूटे हुए हिस्से के साथ मिलकर, या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाए। और इस ऑपरेशन लोटस का तीसरा हिस्सा ये था कि अगर और कुछ ना हो पाए तो कम से कम मुख्यमंत्री सुक्खू को तो गद्दी छोड़नी ही पड़े। अब अगर देखें, अगर हम अब हमारे पास सिंहावलोकन करने की स्थिति में हैं हम, पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ अगर उसके ऊपर हम निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस का जो पहला चरण था उसको सफलतापूर्वक उसने अंजाम दिया, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में वो सफल नहीं हो पाई। आप इस तरह देखिए, उसका या तो राष्ट्रपति शासन लग जाए, भाजपा की सरकार बन जाए या सुक्खू हटें, ये तीनों में से कोई काम नहीं हो पाया। अब हम एक एक करके इन बातों के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें तो हमारे दर्शकों को भी सुविधा होगी और हमारा दिमाग भी इसमें साफ होगा। कांग्रेस को पहले से मालूम था कि जिन हर्ष महाजन को खड़ा किया जा रहा है उनकी जड़ें कहां हैं। उनकी जड़ें कांग्रेस में थी। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने खड़ा किया। कांग्रेस को पहले से मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 25 वोट हैं, 3 निर्दलीय हैं। वो 3 निर्दलीय भी कांग्रेस के साथ ही उठ बैठ रहे थे, उन्हीं के साथ खाना पीना। निर्दलीय हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं, उस सत्ताधारी पार्टी की तरफ ही रहते हैं निर्दलीय। तो इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवार बनाते समय कांग्रेस हाईकमान ने ये देखने की कोई कोशिश नहीं की कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अंदर पहले से ही 2 गुट काम कर रहे हैं। एक गुट है प्रतिभा सिंह का, राजा वीरभद्र सिंह के परिवार का गुट, जिन्हें चुनाव जीतने पर पूरी उम्मीद थी कि उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा। या तो वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगी या उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा या उनकी पसंद के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उससे जो असंतोष था, सुक्खू के साथ जो गुटबाजी चल रही थी, उस गुटबाजी की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी नहीं देखा कि आनंद शर्मा जैसे लोग, जिन्हें लगातार गांधी परिवार ने ही आज तक पाला पोसा है और राज्यसभा में रखा, जो अपनी दम पर एक पंचायत चुनाव जीतने में भी समर्थ नहीं है, आनंद शर्मा जैसे लोग भी कांग्रेस का जो आधिकारिक उम्मीदवार था अभिषेक मनु सिंघवी, उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने वहां जाके माहौल बनाना शुरू कर दिया कि ये तो बाहरी आदमी है। देखिए, जब किसी भी क्षेत्र में केवल एक ही राज्यसभा सदस्य बनने की स्थिति होती है तो उस वक्त आमतौर पर आला कमान किसी स्थानीय नेता को राज्यसभा की सदस्यता देता है। जब एक से ज्यादा होता है तब स्थानीय नेता को भी दी जाती है और बाहर से भी लोगों को लाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सीट एक ही थी राज्यसभा की खाली, और 35 वोट क्वालिफाइंग मार्क था।
जिस व्यक्ति को 35 वोट मिलते, वही व्यक्ति जो है वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोग वहां से तोड़ लिए, कांग्रेस से तोड़ लिए, और 3 निर्दलियों को भी तोड़ लिया। इस तरह 9 और 25 मिला के भाजपा के पास 34 वोट हो गए, और 34 वोट कांग्रेस के पास हो गए। तो दोनों के वोट बराबर हो गए। लेकिन चूंकि अगर ये दूसरी या तीसरी राज्यसभा में एक विधायक 3 वोट देता है, 3 लोगों को वोट दे सकता है, पहली प्राथमिकता का वोट, दूसरी प्राथमिकता का वोट जो पहली के मुकाबले उसके मूल्य कम होता है, तीसरी प्राथमिकता का वोट उससे भी कम मूल्य का होता है। क्योंकि दूसरी और तीसरी प्राथमिकता का कोई वोट था ही नहीं उसके अंदर, इसलिए उन वोटों की गिनती नहीं हो सकी और दोनों के बीच में टाई हो गई। उस टाई को जो कानूनन पर्ची डाली गई, और पर्ची भी किस तरह डाली गई वो भी बहुत दिलचस्प है, उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। पर्ची में आमतौर पर क्या होता है कि जो पर्ची निकलती है वो जीता हुआ माना जाता है। इसमें माना यह गया कि जिसकी पर्ची निकलेगी वो हार जाएगा, जिसकी पर्ची रह जाएगी उसके अंदर वो जीता हुआ घोषित होगा। तो हर्ष महाजन साहब की किस्मत इसमें भी तेज निकली, और पर्ची भी उनकी रह गई उसके अंदर। और हमारे जो वकील साहब थे, जो दिल्ली से गए थे चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव हार गए। अच्छा, इस तरह से किस्मत ने भी साथ दिया, भाजपा ने अपनी तिकड़म भी लगाई, और कांग्रेस हाथ में हाथ रख के बैठे रही। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ये एरोगेंस ऑफ नंबर्स, कि अपनी संख्या का, अपने बहुमत का बड़ा घमंड था इन्हें। उस घमंड को भारतीय जनता पार्टी ने चकनाचूर कर दिया। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि बजट पेश करने के सवाल पर, फाइनेंस बिल के सवाल पर वो कांग्रेस को कामयाब न होने दे सदन में। वो कांग्रेस ने नहीं होने दिया। वहां पे कांग्रेस जब होश में आ गई तब उसने भी तिकड़म की। 15 भाजपा सदस्यों को उन लोगों ने अयोग्य उन्होंने निलंबित कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया गया, फाइनेंस बिल पास हो गया, सुक्खू सरकार बच गई। फिर प्रियंका गांधी को ने सोचा होगा इसके ऊपर रात में, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने सुबह के वक्त जब इस्तीफा दिया, उससे पहले रात में उन्होंने प्रियंका गांधी को बता दिया था कि मैं सुक्खू के साथ काम नहीं करूंगा, मैं सवेरे अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं। तो प्रियंका गांधी ने सोचा होगा कि अगर अभी हम मुख्यमंत्री बदलते हैं तो हमारी लोकसभा के चांसेस जो है वो भी कमजोर हो जाएंगे। तो उन्होंने शायद प्रतिभा सिंह को, विक्रमादित्य सिंह को समझाया कि अगर मुख्यमंत्री बदलना है तो ये उसके लिए सही समय नहीं है, सही समय लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा, अभी आप मुख्यमंत्री बदलने पर दबाव मत डालिए। और ये बात माँ बेटे की समझ में आ गई। विक्रमादित्य सिंह ने सुबह के वक्त शाम तक अपना इस्तीफा वापस ले लिया। तो सुक्खू का ये जो दावा है ना कि हम ही बने रहेंगे 5 साल तक, ये दावा भी बढ़ा चढ़ा दावा है। वो केवल जो आला कमान ने जिस तरीके से इस मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश की अपने ऑब्जर्वर्स के जरिए, ये उसका नतीजा है। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री तो बदलना वहां का तय है ही। तो वहां के राजनीतिक घटनाक्रम इस तरीके से चल रहा है। जी बिल्कुल सर, लेकिन एक और खास बात आज हुई इस घटनाक्रम में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज सुक्खू ने अपने घर पे मीटिंग बुलाई थी, ब्रेकफ़ास्ट पर बुलाया था सारे विधायकों को, जिसमें 32 से 33 विधायक पहुँचे हुए थे। लेकिन विक्रमादित्य सिंह और उनके साथ 4 विधायक और नहीं पहुँचे हुए थे। तो उन्होंने फिलहाल अपनी ज़िद तो छोड़ दी है इस्तीफे की, लेकिन क्या इरादा बदला है? क्योंकि आखिर उनका क्या इरादा है? क्या ये सारी जो कवायद है वो प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है? देखिए, या तो प्रतिभा सिंह तो एमएलए है नहीं, वो मुख्यमंत्री बनेंगी तो किसी को उनके लिए एमएलए की गद्दी छोड़नी पड़ेगी, पहली बात। विक्रमादित्य सिंह पहली बार के एमएलए हैं, उनको बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री, लेकिन वो प्रशासन चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। दूसरी बात, वो मुकेश अग्निहोत्री जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं और जो पूर्व पत्रकार हैं, जनसत्ता में ही काम करते थे जहां मैं काम करता था, है? तो वो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पिछली बार भी सुक्खू को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव प्रतिभा सिंह के खेमे की तरफ से आया था, लेकिन बाद में उसका फैसला ये किया गया कि इनको क्योंकि राहुल गांधी सुक्खू के पक्ष में थे। राहुल गांधी के कहने से ही 20 से ज्यादा विधायकों ने सुक्खू को समर्थन दिया था। आज वही 20 से ज्यादा विधायक सुक्खू के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं हम ये मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कामकाज ठीक नहीं है, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। अब है क्या कि जो कांग्रेस आला कमान में समस्या है एकता की, वो उसकी उलझन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को भी झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस आला कमान में स्थिति यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं तो दोनों भाई बहन, और वैसे दोनों में बहुत स्नेह भी है, लेकिन कई राजनीतिक मसलों पर उन लोगों के बीच में मतभेद हैं। जैसे प्रियंका गांधी जिनको जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहती हैं, राहुल गांधी उनको जनरल सेक्रेटरी बनने नहीं देते।
तो इस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भाई बहन दोनों एक तरह से नहीं सोचते। यहां तक कि सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी कोई प्रियंका गांधी उससे बहुत सहमत हो, वो राहुल गांधी का फैसला था जो माना गया। प्रियंका गांधी इस फैसले की पूरी तरह साथ नहीं थी। यही कारण है कि विक्रमादित्य सिंह ने जब बताया कि हम बगावत में कल इस्तीफा दे देंगे, तो उन्होंने प्रियंका गांधी को फोन किया, राहुल गांधी को उन्होंने फोन नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी सुक्खू के साथ है। तो जो कांग्रेस आला कमान में भी कई प्रश्नों के ऊपर मतैक्य नहीं है, वहां की जो भीतरी एकता है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लटक रहा है। और ये जो मतभेद है ये 2019 से ही चले आ रहे हैं, इनका एक इतिहास है। बिल्कुल सर। और लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो पीसीसी अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, वो तो यही कह रही है कि जब से सरकार बनी है कुछ बातें ठीक नहीं है और हम हाई कमान के संज्ञान में कई बार ये बातें ला चुके हैं और बार बार हम ये चाहते थे कि कोई फैसला हो, लेकिन किसी भी स्थिति पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो आखिर कौन सा फैसला वो करवाना चाहती थी जो नहीं माना गया? भाई फैसला, अब जैसे कि एक वहां समन्वय समिति बनाई गई उनकी शिकायत का निवारण करने के लिए, जो DK शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लोग जब जो वहां गए हैं, तो उन लोगों ने एक समन्वय समिति बनाई है। वो समन्वय समिति संगठन और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगी। तो ये एक इतनी छोटी सी बात है, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी बना सकते थे। तो इसके लिए एक संकट पहले आए, सरकार गिरते गिरते बचे, उसके बाद ये समन्वय समिति आप बनाएं, है? ये तो बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो कांग्रेस अपना घर कैसे संभाला जाए? देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक छोटा सा घर है और हमें पता है कि हमारा पड़ोसी उसमें इंक्रोचमेंट करना चाहता है। हमें पता है पड़ोसी क्या क्या तिकड़म कर रहा है, हमें मालूम है। उसके बावजूद हम उसकी तिकड़म को नाकाम ना करें और बार बार कहते रहें पड़ोसी बड़ा अनैतिक है, वो कानून का पालन नहीं कर रहा है, वो तो ये तो कोई अच्छा तर्क नहीं है। देखिए, अकर्मण्यता और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने का कोई बचाव नहीं है। तो कांग्रेसियों ने ये दिखाया है कि इतना अच्छा बहुमत होने के बावजूद वो अपनी सत्ता को बचा के नहीं रख सकते। बिल्कुल सर। और आज मैं देख रही थी एबीपी न्यूज़ पर ही जब बाइट ले रहे थे वो विक्रमादित्य सिंह की, और साथ में उनकी माँ भी बैठी हुई थी। तो विक्रमादित्य सिंह ने तो यही कहा कि हमने अभी फिलहाल इस्तीफे पर विचार करना छोड़ दिया है, लेकिन उनकी माँ कह रही है कि हम इस्तीफे पर अभी कायम हैं। तो क्या विक्रमादित्य सिंह की जो माँ है वो अब सीएम बनकर ही मानेंगी या फिर उससे कम लेंगी? और दूसरा सवाल ये है कि जो सुक्खू है, अगर उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया तो उनका आगे का क्या रवैया होगा? नहीं, उन्हें अगर सीएम पद से हटा दिया गया तो उन्हें कोई और पद दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में। पहले तो वो कांग्रेस विपक्ष के नेता थे शायद वहां पे पहले, भाजपा सरकार के जमाने में। तो उन्हें और कोई पद दिया जाएगा तो वो तो एक दूर अलग बात है। अभी तो फिलहाल मई तक, आप जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता, वो वहां पे मुख्यमंत्री बने रहेंगे ऐसा लगता है। अगर लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिता पाया, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हुआ वहां पे, तो उनकी सीएम की कुर्सी बच सकती है। लेकिन अगर भाजपा ने पिछली बार की तरह ही सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, जैसे 2019 में किया था, तो सुक्खू की कुर्सी जाना तय है। बिल्कुल सर, ठीक कह और रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं बता दूं, ये जो जी। विधानसभा अध्यक्ष ने इन 6 विधायकों की सदस्यता जो निलंबित की है, ये खत्म की है, निलंबित की है मेरे ख्याल से सदस्यता। जी। आयोग ये की कानून में नहीं टिक प्रोसीजर में। पाएगी बात, ये जी। कानून में नहीं टिक पाएगी। क्योंकि जो राज्यसभा का चुनाव होता है, वो उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि ये राज्यसभा का चुनाव जो है, ये माना जाता है कि सदन के बाहर हो रहा है। इट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ असेंबली, सदन के बाहर हो रहा है। तो ये सदन के अंदर की कार्रवाई नहीं है, ये कोई विधायी कार्य नहीं है, कोई कानून नहीं बन रहा है, कोई विश्वास अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बहस नहीं हो रही है। तो इसके ऊपर यहां तक के किसी पार्टी को अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी करने का भी अधिकार नहीं है। इसके लिए व्हिप जारी करना भी अपने आप में गैर कानूनी है। तो अगर वो लोग अदालत चले जाएंगे, वो विधायक, तो अदालत में स्पीकर महोदय का ये फैसला टिक नहीं पाएगा।
बिल्कुल सर, अब बात उत्तर प्रदेश की कर लें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में विधायकों की तोड़-फोड़ की गई और क्रॉस वोटिंग कराई गई, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हुआ। अखिलेश यादव के 8 जो है सबसे मजबूत विधायकों को तोड़ लिया गया। इसके बाद भी बीजेपी का मन नहीं भरा और जो है सालों पुराने केस में सीबीआई ने अखिलेश यादव को तलब कर लिया है उन्हें पूछताछ के लिए। हालाँकि आज वो नहीं गए। लेकिन क्या लगता है, क्या कांग्रेस और सपा के बीच जो सीटों का बंटवारा है और जो इंडिया गठबंधन के बीच सार्थक चर्चा चल रही है सीटों को लेकर, तो क्या उसी का डर है? क्या बीजेपी को मिशन 80 में अपना सेंध लगती हुई नजर आ रही है? इसीलिए इस देखिए, तरह मैं इस मामले एजेंसियों को ने जरा पॉजिटिव दूसरे हो गई है। तरीके से नहीं देखता हूं। मैं बीजेपी के डर के दृष्टिकोण से इसको नहीं देखता। अखिलेश जी ने मतदान की पूर्व संध्या पर अपने विधायकों को रात्रि भोजन पे बुलाया था। उधर भाजपा ने भी अपने योगी जी ने भी अपने विधायकों को रात्रि के भोजन पे बुलाया था। अखिलेश जी की रात्रि के भोजन में 8 विधायक नहीं गए थे। तो इन्हें ये पहले से पता हो गया था कि ये विधायक गड़बड़ करेंगे। अच्छा, जो संजय सेठ हैं, उन्हें अखिलेश जी निजी तौर पे अच्छी तरीके से जानते हैं। समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। संजय सेठ रोज कहते हैं कि उनके अखिलेश जी से निजी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो हम सब लोगों को इस पे भी सोचना चाहिए कि भाई उन्होंने उनको वो विधायक उनके खिलाफ वोटिंग ना करें, समाजवाद वो पाला बदल के वोट ना करें, इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? क्यों नहीं रोका उन्होंने? मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी राजनीतिक जमा पूंजी को बचा के रखना हर नेता और हर पार्टी का कर्तव्य है। अगर वो उसको बचा के नहीं रख पाता है राजनीतिक जमा पूंजी को, तो इसमें आप दूसरे के ऊपर दोष नहीं दे सकते उसका। वो जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप सर, लेकिन आखिर ये जो एजेंसियां हैं वो चुनाव के एंड वक्त पे ही क्यों एक्टिव हो जाती है? अभी आप 2 हफ्ते बाद ही चुनावों का ऐलान है। उधर तेजस्वी यादव के पीछे ईडी पड़ी हुई है, इधर केजरीवाल को 8वां समन भेजा जा चुका है, हालांकि वो पेश नहीं हो रहे हैं। इधर अब अखिलेश यादव के पीछे भी इसी तरह की कुछ कवायद चल रही है, तो सारे विपक्षी नेताओं के पीछे क्या जेल में डालने की सबको तैयारी है? ये तो पुरानी तैयारी है। भाई, प्रधानमंत्री की ये एक पहले से तय रणनीति है कि विपक्ष को उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप की कोलतार से उसका मुंह काला करना है। वो लगातार विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हैं। वो मानते हैं उनके खिलाफ जो एकता हो रही है वो भ्रष्टाचारियों की एकता है। और ये बात कहकर ही वो लोकसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए लगातार छापे पड़वा रहे हैं, सम्मन भिजवा रहे हैं। अब आप दिल्ली में देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर के सम्मन भेजे जा रहे हैं, बावजूद इसके कि खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अदालत में गई है। जब केजरीवाल जी ने ये कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के संबंध गैर कानूनी है, अगर कानूनी संबंध भेजे जाएंगे तो मैं उनका पालन करूंगा, इस तरह करके उन्होंने कई सम्मनों की तामील करने से मना कर दिया। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खुद अदालत में गई और कहा कि भाई हमारे संबंध कानूनी है कि गैर कानूनी है, इसका फैसला कीजिए। वो फैसला अदालत ने अभी तक नहीं दिया है। तारीख पे तारीख डाल रही है अदालत। उस फैसले का इंतजार किए बिना जो खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ही दायर किया हुआ मुकदमा है, वो सम्मन भेज रही है केजरीवाल को। इसका मतलब वो फाइल के ऊपर दिखा लगा रही है कि हमने इतने इतने सम्मन भेज दिए। एक तरह की वो खाना पूरी लगातार जारी है, ताकि बताया कि भाई हमने इतने सम्मन भेजे और ये हमारे सम्मनों का पालन नहीं कर रहे। तो ये सब जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है कि हर विपक्षी नेता को भ्रष्टाचारी साबित किया जा सके पब्लिक की निगाह में। मैं ये मानता हूं कि पब्लिक इस आधार पर वोट नहीं देती है कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है। आज तक भारत में एक चुनाव को छोड़कर, जो बोफर्स वाला चुनाव था, उसको छोड़कर आमतौर पर इस आधार पर वोट वगैरह नहीं दिया गया है। और ये मोदी जी की जो कवायद है, ये कवायद नहीं कामयाब होगी। मोदी जी चुनाव जीतेंगे हारेंगे ये अलग बात है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इसलिए नहीं जीतेंगे अगर उन्होंने विपक्ष को भ्रष्टाचारी साबित कर दिया है। बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं सर। आखिर में यही सवाल करूँगी कि क्या आपको नहीं लगता कि दल-बदल कानून और सख्त होना चाहिए, या फिर होना ही नहीं चाहिए, कोई दल-बदल नहीं होना चाहिए, आप जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी में रहें, क्योंकि जनता आपको चुनकर भेजती है घंटों लाइन में लगकर।
क्योंकि एक विचारधारा के लिए वोट किया जाता है और फिर वो कुछ पैसों की लालच में आकर दल बदल लेते हैं, तो क्या लगता है कि कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दल बदल कानून की समीक्षा करने का समय आ गया है। यहाँ तक कि बहुत दिनों से ये जरूरत बन चुकी है कि दल बदल कानून की न्यायिक समीक्षा की जाए, इसको बेहतर बनाया जाए, इसके अंदर रेडिकल किस्म के संशोधन किए जाएं, ताकि दल बदल होना लगभग असंभव हो जाए। और दल बदल रोकने के चक्कर में जो दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं, जिसमें जनता वो जो विधायक होता है वो दरअसल पार्टी का दास, कई पहलू हैं इसके अंदर। जैसे कि क्या जनप्रतिनिधि जो एक टिकट पे चुना गया है वो पार्टी के नेतृत्व का दास है? क्या वो स्वतंत्र रूप से सोचने की उसको इजाजत नहीं है? मतलब वो कैसे ऐसा कैसे हो कि वो दल बदल भी ना कर पाए और साथ में उसकी अपनी जो राजनीतिक राय है, हो सकता है उस राय में वो पार्टी के नेतृत्व के प्रति आलोचना भाव रखता हो, उसको भी किसी तरीके से गुंजाइश मिले व्यक्त होने की और दल बदल की अनैतिकता भी घटित ना हो। ये दोनों काम एक साथ करने वाला कानून चाहिए और उसके लिए एक नए किस्म के कानून को ड्राफ्ट का मसौदा तैयार करना पड़ेगा और ये आसानी के साथ हो सकता है। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आप देख रहे थे धन्यवाद। हम देश के तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे प्रोफ़ेसर अभय दुबे सर के साथ। कैसी लगी आपको ये बातचीत? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और जॉइन भी करें। नमस्कार।